नरेश पांडे जी का इस्तेमाल करते हैं, नरेश पांडे जी का इस्तेमाल करते हैं जी। छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, प्लीज। बहुत मुबारक हो। आज काफी अरसे के बाद यूनानी का एक जमावड़ा सामने देखने को मिला। हमको उम्मीद है कि करीब 2017 के बाद इस तरह का एक यूनानी का एजुकेशनल प्रोग्राम सामने देखने को मिला। सबसे अहम चीज जो है एम्पावरमेंट विथ एजुकेशन सबसे जरूरी है। मुश्किल कहां है मालूम? मुश्किल यहां है कि पीसीओडी और ओसीपी ये सारा कहानी सामने आ रहा है। बच्चे दोषी नहीं है सर, दोषी हमारे सारे सीनियर हकीम साहब लोग। हमारे पास एक रोगी आया, एक खुराक दवाई दिया, उठ के दौड़ने लगा। वो दवाई क्या था, हकीम साहब के कब्र में चला गया। पास ऑन करना नहीं चाहते ना। अगर पास ऑन करेंगे तो कहीं मेरा मरीज नहीं भाग जाए। हम जितना सिखाएंगे उतना मेरा हैंड्स बढ़ेगा। ये बीड़ा परवेज साहब हैं, हम लोग मिलके, आप लोगों को जो पुराने लोग हैं वो लोग जरूर जानते होंगे कि 2013 से लेकर 2017 तक मगरबी बंगाल का यूनानी का गोल्डन पीरियड था। 2013 से 2017 के पहले ना वैसा दौर था और ना 2017 के बाद अभी तक हम लोग देख पाए। 1 पॉइंट प्रोग्राम, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। बहुत सारे चीज है यूनानी के अंदर में जिसको सिखाया बताया नहीं जाता और आप कॉन्फिडेंस नहीं ग्रो कर पाते। तमाम वर्ल्ड में, सारे दुनिया में आजकल इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके लोग करोड़ों कमा रहे हैं। हमको तरीका नहीं, हमको कॉन्फिडेंस नहीं। सबसे बड़ा चीज तो हमको अपने में कॉन्फिडेंस ग्रो करना होगा और वो तभी कायम हो पाएगा जब एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। कितना सारा सब स्पेशलिटी है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में, वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, योगा, नेचुरोपैथी हो, सारा चीज है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों, मेरा खुद भी आज बड़ा कम टाइम है, तो मोहब्बत है परवेज साहब का, यहाँ आना पड़ा। डायस पर बैठे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सिंपल चीज है। मैं डायबिटिक, सुजय घोष, एंडोक्राइनोलॉजी हेड, IPGMER, मेरा लॉकडाउन में देख के 7 दवाई डायबिटीज का दिए, 2 प्रेशर का, यूरिक एसिड का, ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, 13 दवाई दिन भर में खाता था। HbA1c 12.5 विथ ऑल दिस ड्रग्स। लॉकडाउन का दिन ऐसा हुआ कि कुछ नेचुरोपैथी के चक्कर में पड़ गया। मैं ऑनलाइन में मैं फास्टिंग शुरू किया। महीने में 2 दिन में 36 आवर्स फास्टिंग करता हूं विदाउट वाटर, विथ एनिमा एंड विथ वॉमिटिंग। ये आपके यूनानी में सारा चीज है, एनिमा है, वमन है, ये सारा चीज है। इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। माय डियर, ऑल माय मेडिसिन हैज बीन स्टॉप्ड। अभी HbA1c 6.5, ट्राइग्लिसराइड 700 रहता था, ट्राइग्लिसराइड अभी मेरा 113। Whatever, I don't want to go into those controversies. यूरिक एसिड नॉर्मल, एवरीथिंग। प्रेशर में 2 दवाई खा के डायस्टोलिक मेरा 100 रहता था, वो अब बिना दवाई का 70, 60, 80 में 2 दवाई के बावजूद भी मैं मान लिया था कि ये 100 मेरा डायस्टोलिक नॉर्मल है। इसको मैं स्वीकार कर लिया। तो आपके पास बहुत सारा चीज आपके आर्मरी में है, उनको निकाल के कोशिश करिए ट्रिगर करने का। नर्सिंग होम में ड्यूटी करने का कोशिश मत करिए आप लोग, प्लीज। नर्सिंग होम में ड्यूटी बंद करिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। जिस दिन आप ये सोचना शुरू करेंगे मेरे आर्मरी में बहुत ज्यादा बढ़िया असला है,
उस दिन आप एक्सेल करेंगे और नर्सिंग होम के ड्यूटी से बहुत 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 ज्यादा आप मान सम्मान पैसा सारा चीज पाएंगे। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने में एक सीएमई इस तरह का अरेंज किया जाए, जो 2017 तक बराबर रेगुलर सीएमई हम लोग का होता था। कोशिश करेंगे आप लोग सबका सहयोग से। यही बोल के लास्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। देयर आर सो यूनानी की अहमियत और खासियत के ऊपर यह कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तिब्बी यूनानी अरसा कदीम से तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 साल पुरानी तिब है। जब कोई भी पैथी नहीं था तो उस वक्त यूनानी पैथी थी और उस वक्त जबरदस्त बड़े पैमाने पे तिब का काम होता था। गाहे बगाहे दुनिया डेवलप करती गई, तरक्की करता गया। तरक्की करने के बाद बहुत सारे मामला, बहुत सारे पैथी भी सामने में आई। एलोपैथी है, हेमोपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, आयुष है, योगास है। इलाज के अलग अलग फील्ड से लोग आते गए, अलग अलग सिस्टम इजाद होता गया, काम होता चला गया। चलिए आज मगर हम लोग बात करेंगे यूनानी के मुतालिक कि दौरे जदीद में, मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न एज में यूनानी की क्या अहमियत है, नहीं है, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। हमारे सामने बाहर से भी गेस्ट तशरीफ लेकर आए। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर इसरार अंसारी साहब का, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है CGS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हम उनसे मुतमाना गुजारिश करते हैं कि स्टेज के ऊपर तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर इसरार अंसारी साहब प्लीज। एक बार आए हुए मेहमान का जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। मिस्टर राजेंद्र शर्मा जी, चेयरमैन बायो फैमिली, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप स्टेज के ऊपर तशरीफ लेकर के आए। हमारे दरमियान में इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती खालिद आजम हैदरी साहब तशरीफ रखते हैं। हम उनसे भी मुतमाना गुजारिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लेकर के आए। और सीनियर जर्नलिस्ट सामाजिक कारकुन जनाब किरणजीत सिंह आनंद जी भी तशरीफ रखते हैं। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लेकर के आए। हमारे सामने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन साहब भी है, कोलकाता यूनानी मेडिकल कॉलेज। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं प्लीज तशरीफ लेकर के आए। और काफी स्टूडेंट के सामने में हमारे मौजूद है। हमारे सामने मेहमान तशरीफ लेकर के आए शेख नादिर अली साहब, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और आबिद अली साहब तशरीफ लेकर के आए, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने प्रोफेसर डॉक्टर मोहतरमा जोहरा जबी साहिबा भी है, कलकत्ता मेडिकल यूनानी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। इस तरीके से पहला सेशन के लिए हम गुजारिश करते हैं कि इस तरीके से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे पहला प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम की नोयत के बारे में प्रोफेसर M.A. परवेज साहब आज के बारे प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। किस तरीके से प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चे स्टूडेंट जो है बीमारियों के बारे में बातें करेंगे। और ये इनके उस्ताद के सर जाता है, और ये इसका सेहरा यकीनन इनके उस्ताद के सर पे जाता है। और मैं डॉक्टर परवेज आलम साहब को यकीनन इसका जो है मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से बच्चों को तैयार किया है। तो इससे बड़े कॉलेज में, यूनानी के कॉलेजेस में MD के क्लासेस के बच्चे भी शायद इस बेहतरीन अंदाज से अपने डिस्कशन को पेश नहीं कर पाएंगे। और बच्ची की नॉलेज का जितना इसका किया जाए वो कम है, इसलिए कि इसने एलोपैथिक के अंदाज में जो कुछ भी अपना डिस्कशन दिया है वो भी किसी MBBS ग्रेजुएट से कम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यूनानी के नुक्ते नज़र से यकीनन जिस कॉलेज से ये बच्ची आई है उस कॉलेज की के लेवल से एक स्टेप ऊपर है। दूसरी चीज़ ये है कि यूनानी के तरीके इलाज में इस बच्चे ने सब कुछ बता दिया है। जितनी मुफद्दिते हसास दवाएँ पाई जाती हैं तकरीबन उन सब का तस्करा किया है। खुसूसन में उसको रीजन से क्या काजेज हैं, यूनानी नुक्ते नज़र से उसने जो काजेज बयान किए हैं कि किस वजह से रीजन कोलिक हो सकता है। गलीज किस्म के मादे पैदा होने की वजह से होता है, और ये चीज़ गलीज किस्म के मादा जो पैदा होता है उसकी ग़िज़ाओं को कम किया जाए या उसे न इस्तेमाल किया जाए, उसका भी इलाज का उसने तरीका बनाया है। दूसरी चीज़ ये है कि
आज के ज़माने में हमारे पास यूनानी में हमारी प्रैक्टिस में यकीनन रेनल कोली यानी स्टोन में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनको ये भी डर होता है कि हमें कौन सी दवा, कोई ऐसी यूनानी में दवा है जिसका इलाज हो सके, हम ऑपरेशन से बच सकें। तो हम लोग उसके लिए करते यही हैं कि मुफ्त हसात दवाएं यकीनन हैं, लेकिन एक स्टेप ऐसा आता है कि जब स्टेन मूव करता है या स्टोन टूटता है उस वक्त हल्का फुल्का पेन होता है। इस पेन को आज के ज़माने के मरीज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वही एक स्टेप होता है जहाँ हम फेल हो जाते हैं, हमारा मरीज हॉस्पिटल की जानिब चला जाता है। कुछ दवाएं मैं यहाँ पर जो तस्करा करना चाहूँगा यूनानी के लिए, उसमें जैसे खसक का उसने बच्ची ने तस्करा किया है, यकीनन गोभरू यानी खाद बहुत बेहतरीन दवाई है। इसका जो सन अगर इस्तेमाल हो, मुकम्मल इस्तेमाल किया जाए तो उससे फ़ायदा होता है। दूसरी मुरक्कब दवाएं जो इसमें आती हैं, माजून अकतब और माजून हजूर नींबू, इसको अगर शरबत आलू बालू के साथ या शरबत जहूरी के साथ दिया जाए तो इसका यकीनन बहुत फ़ायदा होता है। एक बार फिर मैं उस बच्ची के लिए जो है आप लोगों से कहूँगा उसके क्लैप कीजिए, यकीनन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो प्रसाव डॉक्टर है, लेकिन उसका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि उसको मैं कल रात 7 बजे बोला कि तुमको ये टॉपिक बताना है। मैंने विदिन शॉर्ट नोट वो भी बोली कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं बोला देखो कैन, तो उसके बाद जो है तो अब थोड़ा सा साउंड अच्छा, अभी जो हमारे रनिंग स्टूडेंट हैं ये उससे इंस्पायर हो, इसका मतलब वो उसी इदारे से पढ़ के इतना अच्छा जब बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं इफ दे मैंने थिंक सो, अगर वो लोग ऐसा करेंगे। मेरे हिसाब से जो है अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं डॉक्टर फिरदौस कुदसिया जो ऑलरेडी पास आउट हैं उनको पीसीओडी और पीसीओएस उसके मुताबिक जो है आप लोगों के सामने वजाहत करने को मधु कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक है पीसीओडी, दैट मींस अ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। पीसीओडी एक्चुअली हमारे यहाँ 2-3 तरह के होते हैं, एक होते हैं पीसीओडी, एक है पीसीओएस और एक है पीसीओ। पीसीओ इज अ फुल फॉर्म इज अ पॉलीसिस्टिक ओवरियन, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, पीसीओएस इज अ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ऑल आर ऑलमोस्ट सेम, तीनों के तीनों लगभग सेम ही होते हैं, सिम्टम्स भी सारे सेम ही होते हैं। एक्चुअली ये डिजीज हमारा क्या है, ये डिजीज मेनली फीमेल बॉडी में होता है और ये एक्चुअली हमारा क्या है कि हमारे बॉडी के हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। हमारे बॉडी का हार्मोन्स अप्स एंड डाउन हो जाता है जिसकी वजह से ये डिजीज पाया जाता है। पहले अगर हम पिछले आज से 10 साल 15 साल 20 साल अगर हम बैक जाएं तो ये डिजीज इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो ये डिजीज बहुत कॉमन है। अगर हमारे चैम्बर में 10 पेशेंट आती हैं तो उसमें से 4 पेशेंट यही कंप्लेन करती हैं कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है। पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स को लेकर आती हैं कि उनका इरेगुलर पीरियड होता है, किसी का इरेगुलर पीरियड है, किसी का अगर बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा है, किसी के मिस्ड पीरियड होते हैं और बाकी इसके पीरियड्स के रिगार्डिंग। और उसके बाद पेशेंट वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेती हैं, वो सडन उनके बॉडी में वेट गेन हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है तो चेहरे पे एक्ने वगैरह आ जाते हैं, हिसुटिज्म आ जाते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ आ जाती है पेशेंट को। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट लेकर जब हमारे पास आती हैं तो हमारा एम यही होता है कि पेशेंट के सबसे पहले जो वेट है, वेट को मैनेजमेंट किया जाए। जो उनका बॉडी वेट है, जो बीएमआई के हिसाब से वेट है, उससे बस उस हिसाब तक हमारा वेट लाया जाए। उसके अलावा जो उनके फीमेल का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, उसको ट्रीट किया जाए। उनके एक्ने वगैरह है तो उनको ट्रीट किया जाए, हिसुटिज्म है तो उनको ट्रीट किया जाए। मेनली हम इस डिजीज़ में पेशेंट का जो पेशेंट हमारे पास कंप्लेन और सिम्टम्स लेकर आती हैं, उस सिम्टम्स के हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और इसके कॉज अगर देखे जाए तो डेफिनेटली देयर इज़ नो एनी डिफेक्ट, मतलब कोई डिफाइंड कॉज नहीं है कि इस वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं है। जब पेशेंट एक डॉक्टर यही अंदाजे लगाते हैं कि अगर हम बैक में जाएंगे 15 to 20 ईयर्स बैक जाएंगे तो ये डिजीज़ कॉमन नहीं था, लेकिन अब डिजीज़ कॉमन हो गया। तो वाई? बिकॉज क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गई है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से और बाकी हमारे खान पान की वजह से हमारा लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गया है। हमारा खाना वो नहीं रहा जो हमारे पहले जो हमारे खाने थे। आज होटलिंग ज़्यादा होती है, बर्गर, पिज़्ज़ा, बेकरीज, ये सारे आइटम ज़्यादा होते हैं। लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो गया है, ये रीज़न है।
पेशेंट हमारे पास आएंगे तो हम उनको मेडिकेशन अगर देंगे तो 2 टाइप से हम इस पर मेडिकेशन करेंगे। पहला हम पेशेंट को कहेंगे अपने लाइफ स्टाइल को वो चेंज करें, और दूसरा जो मेडिकेशन प्लान है लाइफ स्टाइल चेंज में हम ये करेंगे कि वेट लॉस मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें मोस्टली पेशेंट वेट अपना बहुत तेज़ी से गेन कर लेती है। वेट लॉस मैनेजमेंट में हम पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देंगे और कहेंगे कार्ब से वो दूर रहे, मीन कार्बोहाइड्रेट से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहें, प्रोटीन रिच डाइट ले। प्रोटीन रिच डाइट में हमारा चना हो गया, राजमा हो गया, ये सारा कुछ प्रोटीन रिच डाइट लेंगे। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से वो दूर रहेंगी और उसके अलावा फैट से वो दूर रहेंगी। मेनली हाई रिच डाइट, हाई प्रोटीन रिच डाइट अगर लेंगे तो पेशेंट इसमें ज़्यादातर क्योर हो जाती हैं। और उसके अलावा पेशेंट का मैनेजमेंट करने के लिए खाने का हो गया, बाकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है, हमारे पास एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिलता है। और पेशेंट को हम ये कहेंगे कम से कम वीक में 5 डेज 30 to 40 मिनट्स का वो अपने आप पे वो वक्त दें, वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एटलीस्ट वो वीक में 5 डेज एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे भी बहुत हद तक हमारा पीसीओडी टोटली क्योर तो नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक इसके सिम्टम्स चले जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं। और इसके अलावा स्टार्च वाले आइटम पेशेंट नहीं लेंगी, जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारी चीज़ों से वो दूर रहेंगी। और एक्सरसाइज, स्लीप, उनकी नींद मतलब ठीक रखनी है। आजकल क्या होता है कि हमारी नींदें पूरी नहीं होती, हम रात में सोते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप पे होते हैं, तो हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। नींद, स्लीप प्रॉपर्ली लेना है, 8 आवर्स का स्लीप प्रॉपर्ली लेना है, स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना है। ये हमारा लाइफ स्टाइल चेंजेस वाला ट्रीटमेंट हो गया। और बाकी अगर हम मेडिकेशन पर आएंगे तो हमें वो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन करना है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि पीसीओडी का पेशेंट आए हमें वो मेडिसिन उठा के दे दिया वो ट्रीट हो गया। हमें सिम्टोमेटिक ट्रीट करना है। अगर हम एलोपैथिक की तरफ मॉडर्न में आएंगे, अगर पेशेंट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर लेकर आती हैं तो नॉर्मल ओसीपी अगर हम 3 to 6 मंथ तक चलाएंगे तो इससे ही हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। वेट लॉस का अगर इशू है तो क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो इसलिए हॉर्मोन वगैरह चलाया जाता है। एक्नी अगर है पेशेंट को तो हम लोग पेशेंट को एक्नी वाली मेडिसिन देंगे, स्पैरोलैक्टोन वगैरह। और मेनली एक अगर पेशेंट हमारी अगर वो शादीशुदा है, मैरिड है, तो वो इनफर्टिलिटी लेकर आती हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट फर्टाइल नहीं हो पाती है। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा कॉज है। आज मोस्टली महिलाएं बोलती हैं कि वो इनफर्टाइल हो गई हैं, उसका एक बिग रीज़न पीसीओडी भी है कि वो पेशेंट आजकल इनफर्टाइल हो गई हैं। और दूसरा अगर फिर उसके बाद ये हमारा मतलब एलोपैथिक का ट्रीटमेंट हो गया। अगर पेशेंट फर्टिलिटी का प्लान कर रही हैं, बेबी प्लान कर रही हैं, तो उनको हम मेडिसिन क्लोमिफेन देंगे पीरियड के सेकेंड डे से अप टू 5 डेज तक, इसको चलाने से और साथ में मतलब मेटफॉर्मिन लेने से मोस्टली पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और अगर हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तो हर्बल में कचनार गुगुल हो गया, शिग्रो गुगुल, ये सारी मेडिसिन देंगे। फिर फ्लैक्सीड अलसी के बीज होते हैं, उसका 1 चम्मच पाउडर अगर हम पेशेंट को पानी में घोल कर कंज्यूम करेंगे वो, तो इससे भी सबसाइड होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद शतावरी जो हमारा हर्ब आता है वो हर पेशेंट लेंगी। और लेकिन अगर कोई पेशेंट अगर शादीशुदा है, मैरिड हैं, वो बेबी प्लान कर रही हैं, तो वो पेशेंट ज़्यादा दिन तक कंज्यूम नहीं करेंगी, ऑनली पेशेंट कंज्यूम करेंगे 14 to 18 डेज तक। और जो पेशेंट अनमैरिड है वो पेशेंट एटलीस्ट 25-24 डेज तक वो कंज्यूम करेंगी। फ्लैक्सीड हो गया। और बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा हमारिया का सिरप आता है, ईट केयर फोर्ट, वो पेशेंट 2 TSF करके ट्वाइस अ डे लेंगी। और एमिकॉर्डियल का एमिकॉर्डियल फोर्ट है, एमिकॉर्डियल है, वो TSF करके लेंगी। और इमिल लेंगी, साथ में एमरी प्लस लेंगी। और एक बायो हम्बिंग का कैप्सूल है पीसीओडी क्योर, वो 2 TSF, वो 2 टिपिस करके ट्वाइस अ डे अप टू 3 मंथ्स तक। ये सब करने से हमारे पेशेंट को मतलब देखा जाता है कि ये डिजीज़ ऐसा है मेडिसिन देने से क्योर हो जाता है, लेकिन फिर अगर लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे तो फिर ये दोबारा रिकरेंट हमारे पास नहीं आता है। लेकिन मेडिसिन देने से बहुत पेशेंट क्योर हो जाती हैं, लेकिन फिर आफ्टर 4 to 5 मंथ्स 1 ईयर के बाद वो फिर वापस वो ये सारा कुछ वापस गेन कर लेती हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल को अगर लाइफ स्टाइल हम ठीक कर लेंगे तो ये डिजीज लगभग हमारा ये सबसाइड हो जाता है। लेकिन लाइफ स्टाइल अगर हम सेडेंटरी रखेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो हमें बताया जाता है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं करेंगे, खान पान को ठीक नहीं करेंगे, डाइट नहीं करेंगे, स्लीप नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो ये मेडिसिन ले करके क्योर होकर वापस आपके पास ये डिजीज आ जाएगा। मेनली इस डिजीज में क्या, सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज करने से 70% डिजीज सबसाइड हो जाता है। थैंक यू सो मच।
साइन सिम्टम्स है, किस वजह से होता है, कैसे बचा जाएगा, सारी स्थिति। लेकिन मुझे थोड़ी सी उसमें तृष्णाई लगी, उसमें कमी लगी कि जब मुआवजा का नंबर आया तो इन्होंने इसको एलोपैथी से शुरू किया। मैं ये चाहता था कि चूंकि हम लोग यूनानी से है, यूनानी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यूनानी से शुरू करें, ठीक है। अगर कभी कहीं पे लगे कि कमी है तो ठीक है, हम बता दें एडिशनल में, लेकिन हमारी शुरुआत यूनानी से हो। और यकीन मानिए कि हमारे यूनानी सिस्टम में इसका इलाज है, मुकम्मल इलाज है। अगर कभी इलाज नहीं हो पा रहा है तो वो हमारे डायग्नोसिस की कमी होती है, हमारी यूनानी कमी नहीं होती है। और कभी अगर डायग्नोसिस सही होती है तो हमारी दवाई कमी होती है, क्योंकि जो दवाएं पहुंच रही हैं, जो दवाखानों में पहुंचती हैं, जहां दवाएं बनती हैं, अक्सर जो एग्जॉस्टेड दवाएं होती हैं और या उसमें कुछ कमी होती है या पुरानी होती है, तो थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है। तो जैसे टाइफाइड के बारे में जो अजीज हमारे बता रहे थे, तो बड़ी अच्छी मालूमात दी। टाइफाइड की उन्होंने यूनानी दवाएं, मुझे लगा उन्होंने एस्केप कर दिया, ठीक है। उन्होंने जो सेफ्ट्रेक्सन जो भी इंजेक्शन वगैरह बताया, यूनानी में हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। पहले मैं ये बता दूं कि मैंने टाइफाइड के कई मरीज देखे जिसको 15 दिन, महीनों दिन एंटीबायोटिक चलने के बाद रिकरेंस हो रहा है। अगर उस एंटीबायोटिक ही इलाज है, चूंकि साल्मोनेला टाइफी उसका कॉज है, तो फिर एंटीबायोटिक तो ठीक होना चाहिए। ठीक होने के बाद रिकरेंस क्यों हो रहा? कहीं कॉज कहीं ना कहीं और है, कैरियर रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। कभी आज सिप्रो दे रहे हैं, आगे जो है लियोफ्लोक्सासिन दे रहे हैं, पहले नॉरफ्लोक्सिन दे देते हैं, सेफ्ट्रेक्सन देते हैं, सिफिक्सिम देते हैं, और भी हाइयर एंटीबायोटिक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक जो बात में हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी लाइफ स्टाइल का कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज में भी रोल होता है। आमतौर से हम डिजीज को ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। एक कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज है, एक कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिजीज है। लेकिन ये मेरा अपना तजुर्बा है, जारी तजुर्बा है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल इन्वॉल्व होता है। अगर लाइफ स्टाइल को सही किया जाए तो वो इन्फेक्शियस डिजीज में भी फायदा होता है। और तिब्ब यूनानी के तालिब इल्म होने के नाते मैं इस चीज को मानता हूं, जानता हूं कि दवाओं से इलाज हमारा चौथा नंबर है। जब हम आते हैं इलाज पे कि इलाज किसे कहते हैं, इलाज कैसे करते हैं, तो इलाज यूनानी में शुरू होता है इलाज बिल गिज़ा, इलाज बिल तदबीर, और उसके बाद रेजिमेंटल, और उसके बाद जो है इलाज बिल गिज़ा, इलाज बिल रियाद, मतलब तीसरे नंबर पे दवा को रखते हैं, चौथे नंबर पे सर्जरी को रखते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड में जैसे हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाएं हैं जो टाइफाइड को जड़ से खत्म करती है। साथ में जो तदावीर हैं, जो गिज़ा है, उसको भी अपनाना जरूरी है। अगर पानी की कमी है, पानी का जो हमारा जो जरिया जहां से आ रहा है उसमें कमी है तो उसको सुधारना होगा। गिजा के अंदर कमी है तो उसको सुधारना होगा। साथ में जो हमारी यूनानी दवाएं हैं, जैसे अगर खमीरा मरवारी अच्छे से उसको खिलाया जाए थोड़े लॉन्ग टर्म, तो यकीन मानिए टाइफाइड जड़ से खत्म होगा, एंटीबायोटिक से जड़ से खत्म नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा, जैसे कि बच्चों ने, ये डॉक्टर ने हमारे जो मुफरत दवाएं बताई, अच्छी बात है। मुफरत दवाओं का हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है आमतौर से। जो तबीब होते हैं वो तो कर लेंगे, जो जानकार हैं, जो इससे लगे हुए हैं, लेकिन आमतौर से मुश्किल होता है, तो मुरक्कब दवाओं पे हमें जाना पड़ता है, ठीक है। तो खमीरा मरवारी अगर हम देते हैं, ठीक है, और हब्बे करंजुआ देते हैं। शरबते खाकसी का इतना अच्छा रोल है कि यकीन मानिए अगर आप शरबते खाकसी पिला के देखिए कैसा ही बुखार हो तो बहुत जल्द उसमें फाका होता है। हम कहते हैं कि पैरासीटामोल से बुखार जल्दी उतारता है। आप कभी शरबते खाकसी और हब्बे बुखार सिर्फ सिंपली खिला के देखिए, या हब्बे करंजुआ या एक उन्होंने बताया था हब्बे मुबारक, इसमें से कोई एक हब ले लें और शरबते खाकसी ले लें, साथ में जो सुबह शाम आप खमीरा मरवारी दें, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। और साथ में सपोर्ट के लिए, जिगर के सपोर्ट के लिए माजून दविदुल वर्द जरूर ऐड करें। अगर टाइफाइड का आप इलाज कर रहे हैं तो ये नुस्खा को माजून दविदुल वर्द, खमीरा मरवारी और शरबते खाकसी, ये 3 मेन है। उसके अलावा आप और भी चीज दे सकते हैं, सपोर्ट, जैसे भूख है, बदहजमी है, दर्द है, ठीक है, कुछ ज्वारिश दे सकते हैं, ज्वारिश पुदीना, ज्वारिश अनारन, या जो भी आपको समझ में। ताकत के लिए जैसे शरबते फौलाद या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रीनल कैलकुलस की जहां तक बात है, तो मेरा अपना जाती यकीन है कि कोई रीनल कैलकुलस ऐसा नहीं है जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़े। हमारी यूनानी दवाएं इतनी पोटेंट हैं कि वो हर तरह के पथरी को 100% निकाल देती है। अगर नहीं निकाल रही तो यकीनन हमारी कमी है, हमारे पैथी कमी नहीं है। क्योंकि मेरे पास जितने भी पेशेंट आए, मेरा एक भी फेल्योर नहीं है। अल्लाह का शुक्र रहा कि एक भी फेल्योर नहीं रहा कि रीनल कैलकुलस हो और ठीक नहीं हुआ। जो मैक्सिमम लार्जेस्ट साइज था वो 14 mm था, जो मैंने एक लड़के को दिया था।
तो उसका भी ठीक हुआ। जैसे हमारे सर ने उस पर तबसरा कर ही दिया, बता ही दिया, बहुत अच्छा बता दिया। माजून हजर अल यहूद का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। शरबत आरू बारू है, शरबत बजूरी है। अच्छा, इसका कुश्ता बनता है, कुश से कुश्ता हजर अल यहूद, तो आप टेबलेट फॉर्म में भी कुश उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल्थी का दाल बताया हमारे डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छा बताया। और जो है इस पे कोशिश हमें ये करना है कि जो डाइट को कंट्रोल करना, मैं फिर करूँ, ये तीसरा नंबर है, आपको डाइट को ठीक करना होगा। अगर किसी को मर्ज से बचना है, किसी भी मर्ज से, तो ये अगर हम दवाओं पर डिपेंड हो जाएंगे तो हम कभी सेहतयाब नहीं हो सकते हैं, जब तक कि अपने खान पान को, अपने रहन सहन को हम ठीक नहीं करें। आज के दौर में क्या हो रहा है कि नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रिसर्च सेंटर बन रहे हैं। डॉक्टर्स का काम होता है, पहला काम होता है मरीज को, लोगों को दवा हॉस्पिटल से बचाना। लेकिन हम लोगों ने समझ लिया है कि डॉक्टर का काम है दवा लिख के दे देना। यहाँ दवा लोग लिखते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ती जा रही है। किडनी के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने बिल्कुल नजरिया जो है, जो डॉक्टर का नजरिया बन गया समाज में कि डॉक्टर का काम है दवा 4 लिख दिया, 10 गोली लिख दिया, दे दिया, सुबह शाम खाओ। ये नहीं है, ये एक तबीब का की ये जिम्मेदारी नहीं है वो सिर्फ दवा लिखे। तबीब की ये जिम्मेदारी है कि पेशेंट के रहन सहन को बताए, उसके खान पान को बताए, इलाज बिल गिजा बताए, इलाज बिल तदबीर बताए। तीसरे नंबर पे वो दवा कुछ लिख दे मदद के लिए, जो तबीयत को मदद करे हमारी, तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो अगर यही काम हम पथरी के मरीजों में करेंगे कि उसको खान पान को ठीक करेंगे, उसमें जो है अगर सलाद फल वगैरह कम खाता हो, पका हुआ सामान ज्यादा खा रहा है, तेल मसाले ज्यादा खा रहे हैं, तो उसे कम करेंगे, ये करेंगे। उसे अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो तो एक्सरसाइज कराए, सेडेंटरी लाइफ है तो उसको ठीक करें, तो उसमें जो है इंशाल्लाह वो 100% आपको फायदा होगा, सर्जरी की कोई नौबत ही नहीं आएगी। तीसरा इन्होंने डॉक्टर साहबा ने जो बताया था उस पर काफी अच्छी रोशनी डाली इन्होंने। और चूंकि वो एक कंसेप्ट है कि भाई औरतों की बीमारी है तो औरतें डॉक्टर उसका इलाज करें, कंसेप्ट बन गया है। तो लेकिन मेरा अपना कुछ, चूंकि पहले मैं प्रैक्टिस में था तो हर तरह के पेशेंट घर से देखना पड़ता था, तो यूनानी में भी बहुत अच्छी दवा है। इन्होंने मॉडर्न का बताया, जैसे ओसीपी बताया, हार्मोनल ड्रग बताया, वो सब ठीक है, अपने जगह है। लेकिन यूनानी हमारी इतनी अच्छी दवाएं हैं कि अगर हम इलाज बिल गिज़ा, इलाज बिल तदबीर के साथ ये दवा बताएंगे तो यकीन मानिए इससे काफी फायदा है, काफी इफाका है। इन्होंने जो है कुछ हिमालय का दवा बताया, अपने मुरक्कबात छोड़ दिए। माजून मोचरस बहुत अच्छा काम करता है, माजून सुपारी पाक दे के देखिए, माजून दवीदुल वर्द। और अगर कोई सिस्ट है किसी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसमें माजून नज्जा ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है यूनानी का, जो उसूलियत पढ़े होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे कि मादा इन्वॉल्व होता है। कोई ना कोई हर मर्ज के पीछे या तो मिजाज या मादा होता है। तो कोई भी जो सिस्ट या गांठ बनता है, या तो मतलब बदगमी मादा हो या सौदावी मादा। सौदावी होगा मतलब पुराना हो गया, क्रोनिक हो गया, मुजमिन हो गया, तो सौदावी मादा है। तो अगर हम जो है मुंजिजे सौदा और मुफलिजे सौदा देंगे तो यकीनन उसमें फायदा होगा। और मेरा अपना जाती तजुर्बा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चूंकि जो मिसेज है वाइफ है वो भी लेडी डॉक्टर है, तो पहले उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था यूनानी पे। जैसे आज के हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो डॉक्टर बनने के लिए होता है कि वो एमबीबीएस का टेस्ट देते हैं, वहां नहीं हुआ तो यूनानी में आ गए। लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं यही होता है कि भाई हमें तो किसी तरह से शॉर्टकट डॉक्टर बनना है, फिर वही दवा लिखना है। तो उनको भी यही था कि ये माजून से, चटनी से, पाउडर से इससे क्या होने वाला है। तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था यूनानी पे। लेकिन मेरे साथ रहते रहते समझाते, मैंने कहा नहीं दवा दो, देखो आज वो यूनानी से इस तरह के मर्ज जो गांठ बन रहे हैं, जो सिस्ट बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट उन्होंने दिया और वो ठीक हो गए। और मेनली जो उनकी जो दवाएं हैं, क्योंकि मुझे ही ला के देना पड़ता था, तो माजून मोचरस, माजून सुपारी पाक, शरबत अंजवार, हब्बे रसौत का बहुत अच्छा रोल है, हब्बे मुकिल का अच्छा रोल है। जैसे जोगराज गोविंद बताया तो मुकिल हमारा है, मुकिल है, रसौत है। अगर इन दवाओं को देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। शरबत फौलाद ऐड करते हैं, माजून दवीदुल वर्द ऐड करें, मतलब सारी दवाएं नहीं देना है, जो उसमें से अच्छा मुफरत से इलाज करें या मुरक्कब से। तो इस तरह से हम इलाज अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह यूनानी पैथी में वो ताकत है और इसके अंदर वो सारी सलाहियत है कि मैक्सिमम बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं और बहुत कम इलाज भी या सर्जरी की हमें जरूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाह हमारे यूनानी से सारे इलाज मुमकिन है, इस चीज का हम यकीन रखेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमतुल्लाह रहमानी साहब, मेडिकल ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CGSH के। और तमाम डॉक्टर से मैं गुजारिश करता हूँ कि तबसरा भी थोड़ा शॉर्ट में हो तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि हम लोग को यूनानी की अहमियत अफादियत पे बात करनी है।
इसलिए कि दवा वगैरह हम तो बात करेंगे ही, मगर जो मेन थीम है उसके ऊपर हम लोग को बात करना बहुत जरूरी है। और हमारे सामने में डॉक्टर रहमतुल्लाह रहमानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर नरेश पांडे फॉर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया यूनानी वेस्ट बंगाल के तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हमारे सामने में डॉक्टर अंकित साहब जी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। राइट बाइट क्लिनिक के चीफ है और लिटिल असर स्ट्रीट में इनका चैम्बर है, बड़ा चैम्बर है। और राइट बाइट क्लिनिक ऑल ओवर इंडिया में चलता है, वो यहाँ के इंचार्ज भी है मगरबी बंगाल कलकत्ता के, उनका भी इस्तकबाल है। सलीम कादिर साहब तशरीफ लेकर आए, हम और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर फ्यूचर में देश का दुनिया का मिलकर सबका काम करेंगे। उम्मीद मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। आज कल के डेट में आप भी प्रोफेसर परवेज साहब बन सकते हैं, डॉक्टर असरार साहब बन सकते हैं और भी बहुत कुछ बन सकते हैं, मगर उसके लिए मेहनत शर्त है। ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। माँ बाप ने पैसा लगा करके आपको नीट का एग्जाम पास करवाया, उसका पैसा इन्वेस्टमेंट है, उसके इन्वेस्टमेंट को जाया मत होने दीजिएगा, बर्बाद मत होने दीजिएगा। उस्ताद की कद्र कीजिए, किताब पर मेहनत कीजिए। और बड़े बड़े मुफस्सिरीन और बड़े बड़े उदबा हुक्मा जो है वो अली सीना साहब हो गए, हकीम अजमल साहब हो गए, राजी साहब हो गए, इनकी किताबों को, इनकी बुक्स को पढ़िए। इंशाअल्लाह आने वाले कल में बड़े हुक्मा बनेंगे। इसलिए कि कोई भी माँ के पेट से हुक्मा या पैदा नहीं होता, कोई भी डॉक्टर्स पैदा नहीं होता। हम में से इस दुनिया में जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, उनका फोकस तालीम के ऊपर होता है, उनका फोकस अपने काम के ऊपर होता है, वही लोग कामयाब बन सकते हैं। तो अगर वो हकीम दो अली सीना बन सकते हैं, हकीम अजमल खान बन सकते हैं या राजी साहब बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं, मगर शर्त है कि आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमारे मेहमान आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि नदीम साहब उनका उत्तरीय पढ़ा करके आज के प्रोग्राम में मॉडर्न एज में यूनानी की अहमियत के ऊपर उनका कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल है। डॉक्टर इसरार अंसारी साहब को उत्तरीय पेश करेंगे, हकीम नदीम साहब। और एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर इसरार अंसारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं इनका ताउन यूनानी को और सरप्लस मीडिया हाउस को हमेशा मिलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि उनके प्रोग्राम के ऊपर जो है, आज के प्रोग्राम के ऊपर रोशनी डालें। मैं अपने कैमरा मैन से गुजारिश करता हूं कि इस प्रोग्राम को लाइव किया जाए चैनल पे। जनाब साजिद अख्तर साहब इस प्रोग्राम। बात यह है, कायनात में सबसे कीमती चीज क्या है, ये सवाल उठता है। हम लोग ईद की बात कर रहे हैं यहाँ। कायनात में अल्लाह ताला सबसे कीमती चीज क्या बनाए? जिंदगी। जिंदगी से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं है। तो दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है? किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है? आज जो ये मकसद है हमारा, लोगों तक हमको पहुंचना है। हमारी तिब जो है यूनानी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, ये चैलेंजिंग आज के दौर में साइंटिफिकली प्रूफ ट्रीटमेंट है। ये कोई मदारी नहीं है। और दुनिया के जितनी भी मेडिसिन की किताबें लिखी गई हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन जिंदगी की बका के लिए अगर दुनिया में कोई सिस्टम है, दैट इज ओनली एंड ओनली यूनानी। यूनानी के रूट निकलकर मुख्तलिफ पैथिक में चले गए हैं, इलाकाई तौर पर उसका नाम चेंज हुआ, मगर सिस्टम वही है, यूनानी। ग्रीक सभ्यता थी। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान का हर आदमी पैदाइशी हकीम है। अगर यकीन नहीं है आपको, 4 आदमी कहीं बैठा है, आप कह दीजिए मेरे सर में दर्द है। अगर 4 आदमी डॉक्टर नहीं बन गया तो मुझे कहिए। मैं भी डॉक्टर। ये तो आज इस बात का आप लोगों को चंद ही सही, जो आप ये खबर यहां ले रहे हैं, इसको पहुंचाइएगा। ये तो कुदरत को क्या मंजूर था कि हमारे महबूब रेजा सिद्दीकी साहब मेरे कल्बी दोस्त हैं। और सरपरस्त का माना समझिए, वो आदमी दुनिया में तरक्की ही नहीं कर सकता जिसका कोई सरपरस्त ना हो। क्या बात है। हर कामयाब आदमी के पीछे एक सरपरस्त होता है। हमें उम्मीद है कि यूनानी की बका की जंग जो हम जारी रखे हुए मगरबी बंगाल में, और जैसे हमारे मेहमान खसूसी ने आके कहा कि हम ऑल इंडिया